बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये जो हमारा ये लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम आज देखेंगे वर्कशीट हम क्यों बना रहे हैं कि ये हमारा कंट्रोल है टू प्रिपेयर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और क्योंकि अब हम तकरीबन एंड ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल पर पहुंच गए हैं, तो इस पर हमने जाकर किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में हमें ये हेल्प आउट करता है। बेसिक हमारे कंसेप्ट वही जिनको हमने आगे लेकर चलना है। अभी अगर हम रेफ़र करें, हमारे पास जो है लेक्चर 7, उसमें हमने जो है ये एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। ये हम वहाँ पे रिकॉर्ड हम कर चुके थे, एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड कर ली। अब देखिए अकाउंटिंग साइकिल में मैंने पहले भी आपको ब्रीफ किया था। अकाउंटिंग साइकिल में हमने स्टेप्स लिखे हैं, मैं दोबारा आपको दिखा दूंगा स्टेप्स कौन से हैं। पहले हम जो है क्या करते हैं, इसकी जर्नल में एंट्री करते हैं हर इवेंट की। फिर उसके बाद जो है इसकी पोस्टिंग करते हैं लेजर्स में। लेजर्स में पोस्टिंग करने के बाद फिर हम लेजर्स के बैलेंसेस निकालते हैं, और बैलेंसेस निकालने के बाद जो है हम उसको ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो जो ट्रायल बैलेंस बनता है उसको हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने जब एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली, ये एडजस्टिंग एंट्रीज थी जो हमने लास्ट लेक्चर में रिकॉर्ड की थी। काइंडली लास्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको कैचअप कर सकें। लेक्चर नंबर 7 था वो, तो उसको आपने जब देख लिया, जनरल में हमने एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी। फिर हमने क्या किया, इसकी अगेन हमें कहाँ करनी पड़ेगी, हमें पोस्टिंग करनी पड़ेगी लेजर्स में। अब एक बात याद रखें कि यहाँ पर क्योंकि ये लेजर जो हमने बनाए हैं, उसमें जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस था, ये मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ कि ट्रायल बैलेंस हमारा जो है वो क्या था। ये देखें हमारा अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, राइट। ये हमारे पास था अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ये सारी अमाउंट्स थी। अब क्योंकि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं अकाउंटिंग साइकिल में, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमें जो क्वेश्चन में उसने यहाँ तक हमें बता दिया है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमने यहाँ से ऑनवर्ड मूव करना है, राइट जी। जब ऑनवर्ड मूव करने की मैं बात करूँगा, इसका मतलब ये है कि ये जो बैलेंसेस यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब बैलेंसेस जो नज़र आ रहे हैं, ये जो बैलेंसेस नज़र आ रहे हैं सारे के सारे, ये हमने कहाँ से उठाए हैं, ये हमने लेजर से उठाए हैं। क्योंकि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसलिए जब मैं लेजर पे जाऊँगा तो आपने ये देखना है कि लेजर पे मैंने जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के जितने भी यहाँ पर बैलेंस थे, वो सब मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिए हैं। पहले कैपिटल हम बैलेंस लेके आ गए, फिर अकाउंट्स पेपर कर लेके आ गए, इसी तरह से फिर नोट्स पेपर कर लेकर आ गए। और मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि हमने बैलेंसेस वहाँ से ट्रायल बैलेंस से लिए हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या देता है, बैलेंस देता है ऑफ एनी अकाउंट ऑन सर्टन डेट। तो जब सर्टन डेट हमने देखा, क्योंकि बिकॉज हमने जो है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कब प्रिपेयर किया है, एट द एंड ऑफ द पीरियड पे प्रिपेयर किया है। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए जो बैलेंस हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है दिसंबर 31, 2009। ये सारे बैलेंस लिए। अब देखें एडजस्टिंग एंट्री का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर आ रहा है। एडजस्टिंग एंट्री जो इम्पैक्ट आ रहा है, हमने यहाँ पर पोस्टिंग की है। ये थोड़ा सा आपको मैं वहाँ से समरी में दिखा भी दूंगा। जब हमने ये देखा कि अकाउंट रिसीवेबल जो है हमारे डेबिट हो गए और रेवेन्यू हमारा क्रेडिट हो गया, तो हमने ये देखा कि इसको हमने यहाँ पोस्ट कर दिया, और इसको पोस्ट करने से हमारा जो अब बैलेंस है, एडजस्टेड बैलेंस जो है वो इंक्रीज़ हो गया, राइट। इन द सेम वे हमारे इंश्योरेंस एसेट था हमारा, वो एक्सपायर हो गया 30,000 से, तो अब हमारा एडजस्टेड बैलेंस जो है वो 15,000 हो गया। इस तरह से ये हमारे पास सारे अकाउंट हैं जो 1 बाय 1 मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं जो फाइल है, इसको मैं प्लेस भी कर दूंगा ड्राइव पे, और इसको मैं शेयर भी कर दूंगा यह है क्लास में, ताकि आपको आसानी रहे, आप देख लें। इसी तरह से हमारे पास ये जो है एक डेप्रिसिएशन है, पहले इतनी थी, ये क्रेडिट हुआ है, इंक्रीज़ हो गई, तो हमारा बैलेंस अभी आ गया है। इंटरेस्ट पेबल हमारा लाइबिलिटी थी, पहले 150 था, फर्दर क्रेडिट हो गया, राइट जी। यहाँ पर मैं चाहे वो डेट चाहे वो यहाँ पे डाल देता हूँ, राइट। तो ये हमने ये हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस आ गया। अब जब ये एडजस्टेड बैलेंस आ गया, इन बैलेंसेस को उठाकर हमने क्या करना है, हमने जो है ये जितने भी ये हमारे पास जीएल है, मैंने सारे आपको दिखा रहा हूँ, ये सब इन जीएल का जब हमने वो बैलेंस जो अब एडजस्टेड बैलेंस है, वो बैलेंस जो एडजस्टेड बैलेंस है, इसको जो हम उठाकर
इसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर क्लाइंट रेवेन्यू अर्न में 2 दफ़ा ट्रांजेक्शन हुई हैं, तो हमने ये लिख दिया है, एक 6400 की ट्रांजेक्शन हुई है और एक 6600 ट्रांजेक्शन हुई है। तो ये हमने जो है इसमें यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया है। अब हम आगे जाते हैं। इसी तरह से हमारा रेंट एक्सपेंस है, सप्लाईज एक्सपेंस है, जो सप्लाईज हमारे पास कंज्यूम जो हो गई हमारे पास, तो एक्सपेंस हमारा और फर्दर इंक्रीज़ हो गया। कुछ एक्सपेंस हम पहले पिछले मंथ्स में रिकॉर्ड कर चुके थे। फिर रिपेयर एक्सपेंस है, इसमें कोई चेंज नहीं हमारे पास नहीं है। फिर इसी तरह से हमारे पास जो है ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये इनकम टैक्स एक्सपेंस है, ये हमारे पास जो है वो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, और ये हमारे पास जो है सैलरीज पेएबल है। अब हमने ये सारे के सारे जो हैं, अब जब लेजर अकाउंट्स को हमने अपडेट कर दिया, अपडेट कैसे मतलब क्या किया कि ये हमारे पास बैलेंसेस थे अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के, इन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जब हमने ऐड कर दी, एडजस्टमेंट की एंट्री पोस्ट कर दी जनरल से, तो ये हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस आ गए। अब जो मैंने कहा था यहाँ पर हमने एक देखें, यहाँ पर लिखा है कि भाई नाम मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, नाम से आप परेशान होइएगा। तो नाम अब वही जो नाम हमारा नाम है, ये 10 कॉलम वर्कशीट है, ये कि हमारा कंट्रोल है। देखें हमें यहाँ पर जो है जब हम आते हैं, ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, ये उसने कोई हमें जो 9 जो हैं वो उसने हमें एडजस्टमेंट्स जो है रेफ़र की थी। तो वो 9 एडजस्टमेंट्स जो हैं ये मैंने इसलिए यहाँ पर नंबर लिख दिया ताकि अगर आप पढ़ना चाहें कि वहाँ पर जो है कौन सी जो एडजस्टिंग एंट्री हमने रिकॉर्ड की है, तो हम यहाँ पर इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इनको जब हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट्स यहाँ पे हमने लिख दिया इसको, ताकि हमारे पास कंट्रोल हो जाए कि क्या जो एडजस्टमेंट्स हमने रिकॉर्ड किए हैं उसका डेबिट क्रेडिट बराबर है कि नहीं है। इस वर्कशीट ने हमें फैसिलिटेट किया, हमने देखा कि जब हमने जो इसका बैलेंस है वो ठीक है। अब देखें कि ये हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, ये उसका क्वेश्चन का रेफरेंस नंबर है। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हमने ये जो बैलेंसेस यहाँ से उठाने हैं और पिक करके यहाँ पर लेके आने हैं, क्योंकि कैश में कोई आपको पता है एडजस्टिंग एंट्री कैश में होती नहीं है, तो इसलिए कैश सेम आ गया। यहाँ पर आप ये देखें कि हमारे पास जो है, तो अब यहाँ पर देखें हमने क्या किया कि हमने, क्योंकि ये डेबिट है तो डेबिट में ये ऐड हो जाएगा, अगर क्रेडिट होता तो माइनस हो जाता, तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट है, अब इतनी कंज्यूम हो गई, जब हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया तो इसको हमने इसमें से माइनस कर दिया तो बैलेंस ही आ गया। इसी तरह से जो डेबिट में चेंजेस आ रही हैं वो हम रिकॉर्ड करते रहेंगे, जो क्रेडिट्स में चेंजेस आ रही हैं वो रिकॉर्ड करते रहेंगे। जैसे हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लाइंबिंग इक्विपमेंट है, इसका बैलेंस ये था। फर्दर डेप्रिसिएशन जो हमने रिकॉर्ड की थी वो 1200 की रिकॉर्ड की थी, तो हमारे पास अब जो बैलेंस आ गया वो 39,600 का आ गया। तो ये हमें एक कंट्रोल फ्राहम कर रहा है। इसको लेकर हमने क्या किया कि जहाँ जहाँ चेंजेस आई थी, मसलन देखें ये हमारे पास इंटरेस्ट पेएबल था 150 था, क्रेडिट बैलेंस था। जब हमने इसका एक एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड की, वो आपको मैं दिखा चुका हूँ पहले। एडजस्टिंग एंट्री जो है हमने ये जो एडजस्टिंग एंट्री ये सारी रिकॉर्ड की हुई हैं। मसलन देखें ये थी हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, तो ये हमने लिखा था। इसकी जब हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर ली तो हमारे पास ये बैलेंस आ गया। इसी तरह से हम इसको चेक करते रहे, और चेक करने के बाद जहाँ पर एडजस्टमेंट आई थी, जिन एक्सपेंस अकाउंट में, जिन रेवेन्यू अकाउंट्स में, जिन एसेट्स अकाउंट्स में, जिन लायबिलिटी अकाउंट्स में, उसको हमने अपडेट कर दिया। और अपडेट करने के बाद फिर हमने क्या कहा था कि ट्रायल बैलेंस क्या बताता है। जब हमने ये सारी एडजस्टमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली और इसको हमने ऐड कर दिया, लेस कर दिया, हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लिया, तो हमने ये देखा कि क्या हमारे पास इस कंट्रोल में हम टोटल जो है ये बैलेंस है कि नहीं है। अब देखिए हमारे पास जो है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का भी डेबिट क्रेडिट बराबर है, ये हमने एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड की है, और एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद जो हमारे पास बैलेंस है वही बराबर है। इसका मतलब ये है कि हमें एक सेटिस्फेक्शन हो गई कि यहाँ तक हमने जो काम किया है वो हमारा काम ठीक है, उसमें कोई और प्रॉब्लम
नहीं है, एटलीस्ट इक्वलिटी हमारे पास है। तो अब जब हमने जो नेक्स्ट स्टेप अकाउंटिंग साइकिल का मैंने बताया था, नेक्स्ट स्टेप अकाउंटिंग साइकिल का क्या है कि जब हम जो है ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना देते हैं तो हमने इससे क्या बनाना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है। आल्दो हम इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बना सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा था कि ये हमारे पास जो 10 कॉलम वर्कशीट है, ये हमें कहीं कहीं 8 कॉलम भी होती है, वो फिर हम अब अगर जो है आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को बीच में से निकाल दें तो हमारे पास जो है वो 8 कॉलम वर्कशीट बन जाती है, लेकिन 10 कॉलम वर्कशीट प्रेफरेबल है ताकि आपका कंट्रोल रहे। अब हो गया क्या, मैंने ये 2 कॉलम बनाए इनकम स्टेटमेंट के, एक डेबिट एंड क्रेडिट, 2 कॉलम मैंने बनाए बैलेंस शीट के, एक डेबिट एंड क्रेडिट। अब मैंने ये देखा कि यहाँ पर जो कैश है, अब मैंने जो फिगर भी उठानी है, मेरा अब जो है वो पॉइंट ऑफ जो है कॉन्टैक्ट क्या है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। बाकी पीछे मैंने अब नहीं देखना, मैंने जो जितनी स्टेटमेंट्स बनानी है अब मैंने कहाँ से बनानी है, मैंने बनानी है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से बनानी है मैंने। अब देखें, पहले कैश हमारे पास है, कैश जो है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इसका बैलेंस आ रहा है 3900 आ रहा है, तो ये जो है कैश हमारा एसेट है, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, कैश हमारा एसेट है। एसेट कहाँ पर होते हैं, बैलेंस शीट में होते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में जब हमने देखा था बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये ज़ाहिर हमने बैलेंस शीट पे लिया है, इसका बैलेंस डेबिट था, डेबिट पे लिया है। फिर हमारे पास जो है ये अकाउंट रिसीवेबल है, इसका बैलेंस डेबिट था, एडजस्टेड बैलेंस हमने यहाँ पर लेके आ गए। ये जितने भी हमने हर अकाउंट को देखा और ये हमारे पे देखा कि आइडेंटिफाई किया है कि ये हमारे पास 5 तरह के अकाउंट्स हैं, 5 नेचर के अकाउंट्स हैं। बैलेंस शीट में 3 नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जैसे पहले बताया था मैंने, एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज़ होती है और इक्विटी होती है। इसी तरह से हमारे पास जो है 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं, अभी जब हमने पढ़ा उसमें 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं इनकम स्टेटमेंट में। एक हमारे पास जो है वो होते हैं रेवेन्यू अकाउंट्स होते हैं, और एक हमारे पास एक्सपेंस अकाउंट होते हैं। आगे जाकर हम कुछ और भी पढ़ेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको हमने क्या और इसमें चीज़ें ऐड करनी है। तो अभी हमारे पास यही है सर्विस इंडस्ट्री की, जो हम बात करेंगे। फिर हमने देखा कि एक्यूमुलेटेड पोजीशन, क्लाइंबिंग इक्विपमेंट, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में ले गए। अकाउंट्स पेएबल, हमारे पास बैलेंस नॉर्मल क्रेडिट होता है, क्रेडिट आता गया। तो इस तरह से हमने क्या किया कि जो बैलेंसेस थे उठा के ले गए। अब जैसे हम यहाँ पर आए, हमने देखा कि क्लाइंट रेवेन्यू अर्न, क्लाइंट रेवेन्यू अर्न जो है ये क्रेडिट साइड पे है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, लेकिन हमने इसको कहाँ पर लेके जाना है, हम इसको इनकम स्टेटमेंट में लेके जाएंगे। जब हमने क्लाइंट रेवेन्यू अर्न को यहाँ पर ले आए, इनकम स्टेटमेंट में लेके आ गए, इसको बैलेंस शीट में लेके हम नहीं गए, बिकॉज हमने कहा था रेवेन्यू जो है हमने ऑल्दो अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होता है इसका, वो ये होगा कि एवरी रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग द ओनर इक्विटी और एवरी एक्सपेंस इज डिक्रीजिंग द ओनर इक्विटी। तो हमने कहा था टेम्परेरी तौर पर हमने ये जो है अकाउंट्स बना लिए हैं, और ये अकाउंट्स जो हैं हमारे पास जो है ये देखना है कि नेट इम्पैक्ट हमारा इक्विटी पे क्या आता है। अब देखें ये एक्सपेंस हमारे पास थे एडजस्टेड एक्सपेंस, ये हम इनकम स्टेटमेंट में आ गए। जितने भी एक्सपेंस हमारे पास थे सारे के सारे, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, क्लाइंबिंग, सप्लाइज एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस, ये सब एक्सपेंसेस हमारे पास कहाँ पर आते गए, ये इनकम स्टेटमेंट में आ गए। अच्छा, लास्ट में आपने देखा था कि सैलरीज पेएबल का हमारे उस जो है ट्रायल बैलेंस में जो गिवन है, और आप काइंडली मैं फिर आपको रेफ़र करूँगा कि आप लास्ट लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो क्या है, वो हमारे पास यहाँ पर पेएबल में आ जाते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो है वो प्रॉब्लम हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश की थी। ये उसके हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, ये सारी फिगर हमने यहाँ से उठाई, ये क्वेश्चन में लिया था, और ये हमारे पास है 9 एडजस्टिंग एंट्रीज थी जो हमने वहाँ पर रिकॉर्ड की हैं, और इसको रिकॉर्ड करने के बाद ये कुछ हमारे पास अकाउंट गिवन है। तो इस तरह से हमने इसको लेकर आगे चले थे। जब हमने यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड कर लिया, एक्सपेंसेस यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए, तो आप देखें कि हमारे पास जो है ये जो बैलेंस आ रहा है, नीचे जो बैलेंस आ रहा है, ये यहाँ तक देखिए हमारे बैलेंस बराबर आ रहे हैं। एडजस्टेड बैलेंस, बैलेंस इक्वल, एडजस्टमेंट्स, बैलेंस इक्वल, एडजस्टेड बैलेंस, बैलेंस इक्वल। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है क्रेडिट साइड इनकम स्टेटमेंट की ज़्यादा है और एक्सपेंस साइड जो है वो इनकम स्टेटमेंट की कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये रिकॉन्साइल नहीं हुआ। रीज़न ऑफ डिफरेंस क्या है? रीज़न ऑफ डिफरेंस इज़ कि ये हमारे पास ज़ाहिर है जब रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है,
तो जो डिफरेंस है वो क्या है हमारे पास, नेट इंक्रीज इन दी ओनर इक्विटी। तो नेट इंक्रीज इन दी ओनर इक्विटी को जो हम नाम यहाँ पर दे रहे हैं उसको हम फिलहाल नाम दे रहे हैं नेट इनकम का। तो ये नेट इनकम हमारे पास 34975 की आ गई है, और जब हमने यहाँ पे ये लिख दिया तो ये बराबर हो गया। तो जैसे हमने यहाँ पर डेबिट किया, क्योंकि ये नेट इनकम किसकी है, ये ओनर इक्विटी की है, ओनर इक्विटी इंक्रीज हो गई, तो हमारा रूल ये है कि इंक्रीज इन ओनर इक्विटी इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। तो हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिख दिया। तो जैसे क्रेडिट साइड पे लिखा तो हमारे पास बैलेंस शीट जो है जिसमें हम ऑलरेडी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से या एसेट्स की एंट्री थी उनको एसेट्स पे लिख दिया, जो हमारे पास इक्विटी की एंट्री थी हमने वहाँ लिख दिया, जो हमारे पास लाइबिलिटीज़ थी हमने वहाँ लिख दिया, और इसको लिखने के बाद काउंटर एसेट अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस आता है वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमने देखा कि हमारे पास ये बैलेंस हो गई 174,000 इट्स गुड। अब आपके पास इस वर्कशीट ने आपको एक कंट्रोल दे दिया, इस वर्कशीट ने आपको क्या दिया है, ठीक है। अब हमें पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने जब इस 10 कॉलम वर्कशीट में जब हमने वर्किंग कर ली तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, वेरी इजी। वहीं से हमने देखें इस इनकम स्टेटमेंट से फिगर उठाई, क्लाइंट रेवेन्यू यहाँ पर आ गया, जो जितने भी एक्सपेंसेस थे हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिए, टोटल एक्सपेंसेस ये आ गए, तो ये हमारे पास एक आ गया नेट इनकम आ गई, राइट। अब हमारे पास देखें ये बैलेंस शीट है, तो इस बैलेंस शीट को देखते हुए अब हमने क्या करना है, इसी से हमने सब बैलेंस उठाने हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आपको याद रखना चाहिए कि हमने सब बैलेंस कहाँ से उठाने हैं, इसी से बैलेंस हमने सारे उठाने हैं। बैलेंस सारे कहाँ से उठाए, ये जो हमारे पास जो है बैलेंस शीट है, यहाँ से हमने देखें जो बैलेंस था ये हमने पहले कैपिटल पर उठा लिया हमने, ये अपना कैपिटल आ गया। इसके बाद देखें यहाँ पर उसने रिटेन अर्निंग बताई थी, ये रिटेन अर्निंग वापस यहाँ पर आ गई। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें नेट इनकम ऐड करते हैं। वही नेट इनकम हमने ऐड करनी है जिस तरह से हमने देखें जो हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आई है, और जो हमने यहाँ पर एंड पे अगर आप देखें तो हमने ये ऐड की थी यहाँ पर। तो ये इनकम स्टेट जो हमारे पास आती है, नेट इनकम आती है, ये हम कहाँ ऐड करते होते हैं, ये हम ऐड करते हैं रिटेन अर्निंग के ओपनिंग बैलेंस में। अब अगर इसमें से जो हमारे पास डिविडेंड हमने पे किया है तो ये हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंस ही आ जाएगा। अच्छा, समटाइम हम दो काम करते हैं, एक तो ये है कि रिटेन अर्निंग हमने बैलेंस शीट में ही बना ली, सेकंड जो है हम सम टाइम क्वेश्चन में आगे जाकर बहरा शेयर इक्विटी जो है वो आएगी, चेंजेस इन दी जो है शेयर इक्विटी से हम बनाएंगे। तो उसमें ये देखिए हमारे ओपनिंग बैलेंस हम करते हैं, ये इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। इसमें जो है अब जब बड़ी कंपनीज में जाएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ जाएगा, वो भी हम देख लेंगे कैसे बनता है आगे जाके। रिटेन अर्निंग में ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारे पास, नेट इनकम कितनी आ गई वो ऐड करेंगे, टोटल ये हो गया। अगर इसमें से हमने डिविडेंड पे किया, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज दी पेमेंट ऑफ प्रॉफिट टू दी ओनर्स, जो कि इन दी केस ऑफ कंपनी क्या होते हैं, वो शेयर होल्डर्स होते हैं। अगर हम शेयर होल्डर्स को बिजनेस के प्रॉफिट में से कुछ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिविडेंड हो जाएगा। एक तरह की जैसे सोल प्रोप्राइटर था तो वो ड्राइंग करता था, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास कंपनी है तो यहाँ पर जो ड्राइंग है वहाँ पर सिंगल पर्सन करता था, यहाँ पर भी अगर कंपनी है तो डिपेंड करता है कितने शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने शेयर लिए हैं, उनको आप जो है वो डिविडेंड पे करेंगे। जब डिविडेंड पे करेंगे तो देखें डिविडेंड क्या करेगा, हमारी इक्विटी को डिक्रीज़ करेगा। तो अगर यहाँ पर अभी हमारे पास ड्राइंग नहीं है, जितनी हमने इसका मतलब इनकम अर्न की है इस पीरियड में, इस पर जितनी इनकम अर्न की है वो सारी की सारी इसमें ऐड हो गई, और हमारा जो है नया बैलेंस आ गया 97375, नो डिविडेंड। तो इसका मतलब वो बैलेंस सेम रहेगा। अब हम यहाँ से भी इसको जो है बना के इसके बैलेंस को हम जो है वो डायरेक्ट कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, राइट। और अगर हम चाहें तो फिर हमें ये यहाँ पर ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिटेन अर्निंग, हम सिर्फ क्या कर देंगे, रिटेन अर्निंग क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट में, फिर हमें ये वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं, तो जो इजी हो, जो क्वेश्चन में पूछा गया वही आपने करना है। तो टोटल इक्विटी हमारे पास आ गई। इक्विटी अब इसमें क्या है, देखें कैपिटल ये स्टॉक है, कैपिटल स्टॉक है, ये इक्विटी है। इक्विटी में कैपिटल के साथ साथ हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग भी शामिल है, टोटल हमारे पास ये बन गया। अब हम लाइबिलिटीज़ लेके आते हैं।
लाइबिलिटीज़ जितनी भी थी हमारे पास, अगेन मैंने कहा था लाइबिलिटीज़ हमने कहाँ से उठानी है, ये हमारे पास एक कंट्रोल है जहाँ से हमने सारी चीज़ें उठा के लेके जानी है यहाँ पर। तो हमने जो जो हमारे पास जो थे पेबल्स थे सारे के सारे हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिए। तो ये हमारे पास पेबल सारे आ गए, और इसमें देखें सैलरीज पेबल भी आ गई जो हमारे पास पहले नहीं थी। तो हम अब टोटल लाइबिलिटीज़ हमारे पास बन गई 20,025, और जब हम इन दोनों को जमा करते हैं तो ये बन गया 134,400 और ये बन गया 134,400। दोनों हमारी क्या हुआ जनाब, हमारी बैलेंस शीट बैलेंस हो गई। अच्छा, अब आपने एक बात से परेशान नहीं होना है। आप कहेंगे सर जो आपने वर्कशीट में बैलेंस शीट बनाई वहाँ पर तो बैलेंस डिफरेंट आ रहा है, वहाँ पर बैलेंस 174 आ रहा है, जबकि यहाँ पर जो आपने बैलेंस शीट बनाई है उसमें बैलेंस 134,400 आ रहा है। तो ये इसका रीज़न क्या है, राइट? इसका रीज़न क्या है? तो इसका सिंपल रीज़न ये है क्योंकि हमने इस वर्कशीट में जो क्रेडिट्स थे वो क्रेडिट में शो किए थे, और जो डेबिट से डेबिट में शो किए थे। यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है 39,600, तो वो हमने, क्योंकि हम उसको क्रेडिट साइड पे वो नहीं आ रहा है, वो हमने यहाँ पर जो है डेबिट साइड पर लिख कर एसेट में से माइनस कर दिया है, और माइनस करने के बाद हमने इसकी बुक वैल्यू निकाल ली है जो कि हमारी बुक में आएगी प्राइमरी इक्विपमेंट की। तो 18,000 आ गई, इसलिए जो है हमारा बैलेंस जो है उस बैलेंस से टैली नहीं करेगा। जैसे जैसे हमारी जो है ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आती जाएंगी वैसे वैसे हमारी एडजस्टमेंट जो है वो बढ़ती जाएंगी, इसमें जो है डिफरेंस आता रहेगा। बट इसमें हमारा सिर्फ एक ही डिफरेंस था, इसलिए हमने आ गया। अगर हमारे पास बहुत टाइप्स के जो हैं नॉन करंट एसेट्स होते हैं जिनको हम फिक्स एसेट भी कहते हैं, तो हमारे पास क्या होता, ये डिफरेंस ज़्यादा आ जाता, तो हम इसको यहाँ पर रिकॉन्साइल कर लेते हैं। ठीक है जनाब, तो ये चीज़ें हमने सारी यहाँ पर, आज हमारा जो है ये स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने जो है आल्दो इस वर्कशीट की हेल्प से हमने क्या किया कि हमने इनकम स्टेटमेंट और जो है बैलेंस शीट इस जो है डेबिट क्रेडिट करके इस तरह से हमने बना लिए, दोनों कॉलम्स में बना लिए, और फिर इन कॉलम्स की हेल्प से हमने वो जो हमारा फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का और बैलेंस शीट का, हमने उसको वैसे रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है इनकम स्टेटमेंट है जिसके हमने इस इनकम स्टेटमेंट की हेल्प से बना लिया जो यहाँ फिगर थी, और इसी तरह से हमने ये बैलेंस शीट जो हमने 10 कॉलम वर्कशीट में बनाई थी इसकी हेल्प लेकर हमने जो है यहाँ पर बैलेंस शीट बना ली। ये हमारा जो है बेसिकली मैंने जैसे बताया कि जो वर्कशीट हमने बनाई है ये एक हमारा कंट्रोल है, ये कंट्रोल हमें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल के सिर्फ 2 स्टेप और रह गए हैं, इसके बाद हमारे पास जो है हमारा अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आपकी कोई ऑब्जर्वेशन, कोई क्वेश्चन है ज़रूर बताइएगा, और जो है इसको फॉलो कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।